हेलो बच्चों, जो मैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए 30 प्रश्नों का जो श्रृंखला चला रहा हूँ, उसके तहत आज भारतीय राज्य व्यवस्था पर बात करूँगा। हर दिन मैं अलग अलग सेगमेंट लेके आ रहा हूँ। आज मैं पॉलिटी की बात करूँगा, इंडियन पॉलिटी की बात करूँगा। उसी के तहत मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला प्रश्न, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछा आखिरी बार कब मिली। अब इसमें ध्यान, पहला चॉइस जो है 26 नवंबर 1949, तो ये 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान को आपने एडॉप्ट किया। ठीक है, उस दिन आपने एडॉप्ट किया। जब उसको लागू किया, वो जो तिथि थी वो 26 जनवरी 1950। तो अंतिम जो संविधान सभा मिली वो 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार संविधान सभा मिली थी। उसके बाद संविधान सभा का काम खत्म हो गया। फिर संसदीय कार्य जो परंपरा थी वो शुरू होगी, पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन वो वही चली। एक ही संसद भवन में जब संविधान सभा की बैठक होती थी तब राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे, और जब लोकसभा की बैठक होती थी उसी प्लेस पर तो प्रिसाइड करते थे जीवी मावलंकर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, वो भवन एक ही था लेकिन संविधान सभा कंटिन्यू रही। उस तिथि को 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा अपने अस्तित्व में रही। ठीक है, दूसरा प्रश्न, तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर क्या सम्मिलित किया गया था? अब देखिए, 4 जो अलग अलग सेक्शन है, इन सब की समिति याद रखनी है आपको। राज्य के नीति निदेशक तब तो तेज बहादुर सप्रू समिति, यानी करेक्ट आंसर ए। मौलिक कर्तव्य तो स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, ध्यान में रखना, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया 1976 में। ठीक है, 51 ए में इसको रखा गया, 51 ए आर्टिकल में। ठीक है, सी पंचायती राज, ये पंचायती राज बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर शामिल किया गया। ठीक है, और मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार किस समिति की सिफारिश पर? तो आप देखें संविधान सभा में कौन थी समिति के अध्यक्ष? तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये चारों समिति के बारे में मैंने बात की। नेक्स्ट आइए, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। अब देखिए, परिवर्तित मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, अब ये भाई परिवर्तित किया, आप इसको मूल अधिकार का जब हनन होता है तो आप न्यायालय में शरण लेते हो, न्यायालय रीट जारी करती है। तो ये दोनों किस किस आर्टिकल में कहाँ है? कौन कौन करता है ये? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, तो इसमें जो मूल अधिकार को प्रवर्तित करने की शक्ति, मतलब उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अगर आप मूल अधिकार को नहीं लागू कर रहा है राज्य, तो करवाता कौन है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अब देखिए, ये प्रश्न जो है रीट से संबंधित बातें। तो जो 32 के तहत 226 के तहत जो रीट जारी की जाती है, इस रीट में 5 रीट है बेटा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, उसके बाद है प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, जिसमें 4 यहाँ ऑप्शन में दिया गया। तो ये जो परमादेश है वो कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाता। परमादेश मैंडेमस कहते हैं इसको, कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसको आदेश दिया जाता है। ठीक है, तो परमादेश कहते हैं उसको। उत्प्रेषण, देखिए प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है वो हाई कोर्ट और अपने लोअर कोर्ट को, हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट अपने हाई कोर्ट को, मतलब ये लोअर कोर्ट के ऊपर जारी होता है प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा जो होता है, वो अधिकारी अपने पद पर किस हैसियत से ये कार्य किया, ये बातें अधिकार परीक्षा के अंतर क्यू वारंटो कहते हैं इसको। तो अप्रोप्रिएट उत्तर यही होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। और बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है?
हैवियस कॉर्पस, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है सशरीर, उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। बंदी को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, हम सब पर वीडियो पहले दे चुके हैं, जो मौलिक अधिकार पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो चले जाए, मौलिक अधिकार मेरा पूरा विस्तार से पढ़ें। नेक्स्ट, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? ठीक है, अब किन सदस्यों को गैर सरकारी, देखिए ध्यान में रखिएगा, जो भी सत्ताधारी दल होता है उसके सभी सदस्य सरकारी नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, जो मंत्री होते हैं वही सरकारी सदस्य होते हैं। यानी एनडीए के दलों में जो भी भाजपा और तमाम अन्य दल हैं, वे जो मंत्री हैं वही सरकारी सदस्य कहे जाते हैं। बाकी जो सांसद जितने हैं, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे वो सत्ताधारी दल के हों, सब गैर सरकारी सदस्य कहे जाते हैं। तो इसके अनुसार से बी इज द करेक्ट आंसर, मंत्री के अलावा समस्त संसद। ठीक है, यहाँ पे संसद नहीं सांसद होगा, सांसद कहेंगे, संसद वाले में सांसद हो जाएगा बेटा, उसको सांसद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती? ठीक है, ध्यान रखना, ये लोकसभा हो सकता है, राज्यसभा, मैंने लोकसभा लिखा है लेकिन राज्यसभा भी हो सकता है, संसद सदस्य के लिए ही है। तो ये लगातार अगर कोई 2 माह तक यानी 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि एक सत्र में होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस में 2-3 सत्रों में भी हो सकता है। अगर थोड़े थोड़े अंतराल पर सत्र चलता है तो वो आपको कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, उसके कुछ अपने मापदंड है। ठीक है, तो वो माना जाता है कि ये 60 दिन अगर लगातार हो गए। देखिए याद कीजिएगा, विगत वाली लोकसभा में और अभी जब लोकसभा थी उस समय राज्यसभा के 2 मेंबर हमारे सचिन तेंदुलकर साहब और रेखा जी जो थी, वो उस समय इस वाले कार्यकाल के पहले वाले में, तो दोनों जो है लगभग 59 दिन हो चुका था। तो मीडिया में आया कि भाई ये लगातार अनुपस्थित रहते हैं, सदस्यता चली जाइए, जल्दी से जल्दी आनंद खाना में लोग पहुंचे, अपनी सदस्यता बचाई। अब आते हैं 7वें प्रश्न पर कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता? तो देखिए, जो सरकारें होती हैं तो आप पूछा जा सकता है कि कोई मंत्री जो है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में ही अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। लोकसभा में प्रथम सदन में जो है उसी में साबित करना पड़ता है। ठीक है, भले ही व्यक्ति उसमें से प्रधानमंत्री खुद हो, राज्यसभा से हो सकते हैं, जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा के हिस्से के ही थे, लेकिन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता। तो विश्वास मत और अविश्वास मत सब लोकसभा में ही किया जाता है। इससे ए इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या, देखिए गणपूर्ति जो होती, कोरम जो होती है, वो कोरम, बिना कोरम के कोई भी सदन नहीं चल सकता। कोई भी सदन क्या, आप समझिए कि कोई भी गवर्निंग बॉडीज भी हो, चाहे वो आपका कोई संस्था आपने बना रखा हो, वो बिना कोरम के वो चल नहीं सकती है। और कोरम जो होता है 1/10 होता है, 1/10 होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का जो मैक्सिमम मेंबर कितना होता है 250, और उसके 1/10 कितना हो गया, 1/10 कितना हो गया 25। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं बेटा? इसमें 2 प्रश्न समाहित है। देखिए मेरे धीरे प्रश्न जो होंगे वो अक्सर मैं धीरे धीरे इस तरह के प्रश्न दूंगा जिसमें 2 प्रश्न समाहित होंगे। तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव, मैंने क्या पूछा, राज्यसभा का सभापति कौन होता? तो उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करते हैं? तो दोनों सदनों के सभी सदस्य। देखिए ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति वाले में क्या ध्यान में रखना है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यानी सी वाला उत्तर राष्ट्रपति के लिए होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए होगा। लेकिन दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं,
वो भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। पूछना ये चाह रहा हूं कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार किसे है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें जो होता है, ये देखिए, ये लोकसभा में जो है वो प्रस्ताव राज्यसभा भेजती है। ठीक है, क्योंकि हर राज्यों कैसे राज्य का उसमें कॉन्सेंट जाना चाहिए। अखिल भारतीय सेवा है, संघीय परंपरा में राज्यों में सारे आईएएस वगैरह जो जाते हैं, आईएफएस जाते हैं, वो तमाम, तो वो सब किस का नियुक्ति को होती है केंद्र के स्तर पर, लेकिन जाते हैं सेवा के लिए कहाँ, कैडर बन मिलता है, हर राज्यों में कैडर मिलता है, कैडर वाइज जाते हैं, तो राज्यों में उनको भेजा जाता है। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, राज्यसभा। इसलिए प्रस्ताव राज्यसभा पारित करके उसको लोकसभा में भेजती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न ध्यान में रखिएगा। इसमें ये जो तारांकित प्रश्न होते हैं वे जो 20 जो है वो होते हैं, जो विशेष दिन में, एक दिन में पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 और अतारांकित प्रश्न होता है 230। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। ठीक है, मंत्रिमंडल, देखिए ध्यान में रखिएगा, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। दो तरह के शब्द मिलेंगे आपको, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्रीगण होते हैं, वे मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तमाम जितने भी राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं, जो कोर कमेटी होती है वही मंत्रिमंडल है, बाकी मंत्रिपरिषद है। ठीक है, तो 12 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आए, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है। देखिए इसमें प्रश्न को मैंने घुमाया। ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। मैंने पूछा कि किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे, तो संयुक्त अधिवेशन को कौन करता है, प्रिसाइड कौन करता है, तो वो है लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान में रखना, बुलाता कौन है दोनों सदनों के, किसी विधेयक पर गतिरोध होगा तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। ठीक है, अब ये देखिए, जो तदर्थ न्यायालय वाला जो चीज है, यानी एड हॉक जिसको कहें, तदर्थ न्यायालय का किसको कहते हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय में बहुत प्रेशर हो, न्यायाधीशों की कमी हो, तो एड हॉक जस्टिस की नियुक्ति की जाती है, उसी को तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। या कोई बहुत बड़ा पैनल बनाना हो और जस्टिस की कमी हो गई, तब भी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ये जो परंपरा है वो फ्रांस से ली गई है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की अवमानना करने पर उसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत दंड देने का अधिकार प्राप्त है। अब देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट में अभी आया। ठीक है, अभी ध्यान में रखिएगा, अभी चल रहा है, 20 तारीख को इसका डिसीजन भी आने वाला, तो आप आज ही आने वाला, तो आप देखिएगा इसका डिसीजन आ जाएगा, तो ये भी प्रश्न बनेगा जो अभी चल रहा है ये केसेस। और ये इस जो अधिकार है वो 129 पर है, अनुच्छेद 129 पर है। ठीक है, प्रशांत भूषण जी पर ये केस चल रहा, तो उनको दोषी पाया गया, अब उन पर आएगा उनको कितना दंड दिया जाए। तो ये 129 आर्टिकल है, 129, इसी के तहत लिखा है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा और इसकी अवमानना करने पर दंड का भागी होगा। ठीक है, ध्यान में देखिएगा।
अभिलेखीय न्यायालय होगा और अवमानना करने पर दंड का दोषी माना जाएगा। तो देखिए, अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है? अभिलेखीय के मानने का मतलब होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अभिलेखीय न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी डिसीजन होंगे वो ऑन द रिकॉर्ड रखे जाएंगे और उसका भविष्य में एक साक्ष्य के रूप में उसका उपयोग किया जाएगा। और कोई भी न्यायालय उसका वायलेशन अगर करता है, कुछ कारण होने चाहिए, ऐसे उसकी वायलेशन करेगा तो एक तरह से अवमान्य है, उसको मानना है, एक साक्ष्य के रूप में मानना है। सर्कमस्टांसेज अलग होंगे तो डिसीजन चेंज हो सकते हैं, बहुत हुए हैं, लेकिन उसको साक्ष्य के रूप में अस्वीकार नहीं कर सकता, अन्यथा वो न्यायाधीश जो भी कर रहा है वो भी अवमानना का दंड का भागी हो जाएगा। ठीक है, 129 के तहत। नेक्स्ट 16, सवर्णों को नियोजन में 10% आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब देखिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी करंट में हुआ है, इसलिए एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाएंगे, क्योंकि 15(4) और 16(4) बहुत पूछ लिया। 15(4) में क्या है? देखिए, 15(4), 16(4) ये सब याद रखिएगा। बैकवर्ड्स जाति जनजाति जो पिछड़ा वर्ग है उसको जो आरक्षण दी जाती है शैक्षणिक संस्थानों में, वो 15(4) के साथ। ठीक है, और नियोजन में यानी कि नौकरियों में वो 16(4) के ये में। मैंने पूछा कि नियोजन में, अब नियोजन में और नौकरियों और एडमिशन में, ये दोनों में, शैक्षणिक संस्थान में, वो दोनों में अंतर ध्यान में रखिए। तो 15(6) के तहत, 15(6) के तहत तो लास्ट चॉइस है 15(6), उस 15(6) के तहत क्या है? शैक्षणिक संस्थानों में। ठीक है, और 16(6) के साथ क्या है? नियोजन में। तो मैंने प्रश्न क्या पूछा है? एम्प्लॉयमेंट में, नियोजन में यानी नौकरियों में 10% आरक्षण 16(6) के साथ। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं आऊं 17वें प्रश्न पर। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, अब देखिए, ध्यान में रखिएगा, ये विधानसभा अध्यक्ष पूछा, लोकसभा अध्यक्ष भी पूछ सकता था। ध्यान में रखिए, विधानसभा अध्यक्ष हो या लोकसभा अध्यक्ष हो, इन दोनों को शपथ नहीं दिलाई जाती है। सिर्फ वो विधानसभा सदस्य के लिए का उस सदस्य होने का शपथ लेंगे जो राज्यपाल दिलाएंगे, और वहाँ लोकसभा सदस्य हैं, चूंकि वो अध्यक्ष रहते हैं, वो सदस्य ही रहते हैं, तो सदस्य के तौर पर वो शपथ दिलाई जाएगी जो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है ऑन द बिहाफ ऑफ राष्ट्रपति, तो वो दिलाएंगे, लेकिन इनका शपथ नहीं होता है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 18वां प्रश्न, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, अब देखिए, ये प्रश्न जो पूछा है ये भारत का पूछे हैं, पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, थोड़ा सतही प्रश्न है, हिस्ट्री में भी प्रश्न हो सकता है, और यहाँ भी मैंने पूछ दिया, क्योंकि वो प्री इंडिपेंडेंस वाली चीजें थी तो मैंने पूछ दिया। ये पूछ सकता था, एक्ट के तौर पर पूछना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने पूछा कि सतही पूछ दो, फिर एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। तो क्या है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन सा उत्तर होगा? देखिए, भारत का पूछा हूँ, बंगाल का पूछता तब होता वॉरेन हेस्टिंग, नहीं भारत का पूछा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो इसलिए इस एक्ट के अनुसार 1833 के एक्ट के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे और वो भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। इसलिए पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी कहते हैं इसको, प्राक्कलन समिति का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया? ठीक है, अब देखिए, प्राक्कलन समिति जो है वो जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी का गठन किया गया। और कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर
जो है वो PSC जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसका गठन किया गया, लोक लेखा समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ठीक है, अब ये पूछा है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता, फर्स्ट लीगल ऑफिसर कौन होता, जो सरकार को मदद करता है उसको लीगल संबंधी बातों में। ठीक है, तो वो होगा महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी यानी अटर्नी जनरल। ठीक है, और अटर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो विधि अधिकारी कौन होगा? अटर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। ए इज द करेक्ट आंसर। 21वां, संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अब जो संसदीय विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार ये संसद का, ये अनुच्छेद 105 में वर्णित है। अब ये विशेषाधिकार क्या है तो 2-3 में चर्चा कर देता हूं। जैसे कि आज जब संसद का सत्र चल रहा हो तो किसी भी संसद सदस्य को 40 दिन पूर्व, संसद के सत्र चलने के 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक आप दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। यानी कि दीवानी मामला किसी को कहते हैं, जैसे पैसे का लेन देन जो है, तमाम वित्तीय मामले हैं, इन सबको दीवानी मामला कहते हैं। और फौजदारी मामला कहते हैं जो मर्डर का केस हो, तमाम हत्या का केस हो, इस प्रकार का कोई जो केसेज है उसको फौजदारी मामला कहते हैं। फौजदारी मामले में गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए संसद के जो सदन के अध्यक्ष होंगे या सभापति होंगे उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। और संसद के परिसर से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा और गिरफ्तार कर लीजिए। ठीक है, ध्यान में रखिए। और जो है और भी विशेषाधिकार हैं, जैसे संसद में कही गई बातों को लेकर के, संसद में कही गई बातों को लेकर के आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। संसद में अगर कोई बात आपने कह दी तो वो संसद के जो आपत्तिजनक बातें होंगी किसी का, तो वो उसके लिए संसद के जो सभापति और या अध्यक्ष होंगे वही वो निर्णय देंगे। इसको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये ध्यान में रखिए। आप बाहर न्यायालय के बाहर आप न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दे सकते। संसद में कही गई बातें, ये विशेषाधिकार है संसदों का। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति को कितना वेतन प्रति माह प्रदान की जाती है? अब देखिए मैं प्रश्न पूछा क्या हूं, राज्यसभा के सभापति। ठीक है, देखिए सभापति कौन है राज्यसभा के, क्या कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का पद के लिए देखिए ध्यान में रखिएगा, प्रश्न कभी कभी घुमा देता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन कितना है तो ध्यान में रखिएगा, चॉइस होगा इनमें से कोई नहीं तो वही उत्तर सही होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता। उपराष्ट्रपति को अगर वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के लिए मिलता है। और राज्यसभा के सभापति का जो वेतन होता है वो वर्तमान में 4 लाख रुपए है। 4 लाख सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किस वीटो का सर्वाधिक उपयोग किया गया? अब देखिए 3 तरह के वीटो हमारे राष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंडेड वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है, तो आत्यंतिक वीटो का जो है राजेंद्र प्रसाद ने प्रयोग किया था, जो पंजाब एंड पटियाला जो एप्रोप्रिएशन बिल था, पहला इस्तेमाल उन्होंने किया था उसमें। और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल जो है सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, वो डाकघर विधेयक को लेकर के। निलंबनकारी वीटो जो है वो सस्पेंडेड वीटो, ये हमें बहुत बार लागू किया गया। सस्पेंडेड वीटो क्या होता है कि अगर आप किसी बिल को लेकर के और लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर दिया और राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं। तो एक बार लौटाते जब हैं तो देखिएगा इस प्रक्रिया में एक बार सदन में पारित हो गई तो 1-2 महीना 3 महीना तो लग ही जाता है उसमें पारित करने में। उसके बाद फिर आपने भेजा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने अपनी सिफारिशें सहित या ऐसे ही लौटा दिया पुनर्विचार के लिए, या सिफारिश भी दिया, अगर सिफारिश किया तो फिर सदन में चर्चा होगी। तो चर्चा हुई तो चर्चा में फिर से उसको लगने में, चर्चा फिर दोनों सदन में पारित होने में समय लग जाता है। यानी कुछ दिनों के लिए उन्होंने इस विधेयक को
सस्पेंड कर दिया। इसी को निलंबनकारी वीटो कहते हैं, सस्पेंडेड वीटो कहते हैं। इसका इस्तेमाल तो कई बार हुआ, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद में किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यह अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, 61 के तहत आ सकता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में दूसरे चक्र की मतगणना की गई थी? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि भारत में एक ही बार बीवी गिरी जी के चुनाव में दूसरे चक्र की मतगणना जो है वो की गई। ठीक है, और अगर नीलम संजीवा रेड्डी, तो इसके साथ भी एक जुड़ा हुआ याद रखिएगा, नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो निर्विरोध राष्ट्रपति का अगर चुनाव पूछा तो नीलम संजीवा रेड्डी होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर इसका मेरा होगा इस प्रश्न में बीवी गिरी, दूसरे चक्र की मतगणना की गई। अब ये बहुत थोड़ा वृहत है बेटा, ये दूसरा चक्र मतगणना होता कैसे है, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको राष्ट्रपति, तो बहुत विस्तार से मैं निर्वाचन कर करके एक डेमो करके देता हूँ कि बच्चे बिल्कुल समझ जाते हैं निर्वाचन को। तो मैं जब भी पढ़ाया लोगों को तो पूरे बोर्ड पर मैं बताता हूँ निर्वाचन कैसे होता है, दूसरी मतगणना का कैसे किया जाता है। ठीक है, मैं कभी जब आपको बताऊंगा, इस वीडियो बनाऊंगा इस पर, तो मैं भेजूंगा तो आप ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, निवारक निरोध के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को निवारक निरोध कहते हैं। निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने माह तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है? ठीक है, 90 डेज, 3 माह तक। निवारक निरोध क्या होता है? ठीक है, किस आर्टिकल में है ये? 22 में, आर्टिकल 22 में निवारक निरोध की चर्चा की गई, आर्टिकल 22 में। ठीक है, ये क्या है निवारक निरोध? कि किसी व्यक्ति को अपराध की प्रत्याशा में, यानी अगर उसको पहले हम गिरफ्तार नहीं किए तो उनसे अपराध हो जाएगा, इसलिए उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अक्सर जहां जब कभी देखिएगा कि जिस कम्युनल टेंशन होता है, राइट्स होते हैं, उस और हो गए कहीं भी, तो इस प्रकार के जो कुछ धार्मिक व्यक्ति हैं जो उन्माद फैला सकते हैं, वो अगर पहुंचते हैं तो उनको भाषण देने से पहले ही रोक लिया जाता है, या उनको इंटर ही नहीं करने दिया जाता है, पहले ही रोक करके नजरबंद करके रख लिया जाता है। ऐसे इसके अतिरिक्त किसी आतंकवादी गतिविधियों में भी लोग हैं, उनको भी निवारक निरोध के तहत रखा जा सकता है। तो अधिकतम 3 माह तक रख सकते हैं। अगर इससे अधिक रखना हो तो परामर्शदात्री समिति है, गठित होती है, वो इस पर देगी कि इनको बढ़ाया जाए, तो उनको अधिक भी किया जा सकता है। लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेज है, ये एक्सेप्शन में आता है कि वो ये परामर्शदात्री समिति अमूमन जो है इस प्रकार का कार्य नहीं होता है। किसी व्यक्ति को 3 माह तक ही गिरफ्तार करके इससे ज्यादा नहीं रखा जाता। हाँ, जैसे आप देखें वो एक्सेप्शनल है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वहां पर कई लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया, वो अलग है। 6 महीने से ज्यादा ऊपर रख दिया गया, तो वो अलग केसेस में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है? ठीक है, तो इसमें आंसर जो होगा वो अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता है, मतलब आप कोई भी धर्म आप मानने के लिए स्वतंत्र है, किसी को भी स्वतंत्रता प्राप्त है, तो अनुच्छेद 25 के तहत है। 26 कहता है कि प्रबंधन कर सकता है, धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकता है, करते रहते हैं, कोई नहीं रोकता है। ठीक है, मैंने विस्तार से पढ़ाया फंडामेंटल राइट्स में, आप चाहे जाकर देख सकते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 27 कहता है कि आप राज्य जो है वो करों का संदाय, यानी कर में तो कर नहीं लगा सकता। राज्य धार्मिक चीजों को स्थापित करने या उसको बढ़ावा देने के या उसके संवर्धन के लिए, धार्मिक कार्यों को का संवर्धन करने के लिए, या जैसे अभी आप कह सकते हैं कि राज्य के पैसे से आप कहें कि अयोध्या में मंदिर निर्माण नहीं हो सकता, उसके लिए कोई कर नहीं लगा सकता है राज्य कि हमको अयोध्या में करना है और आप पैसा दीजिए। ठीक है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, राज्य ऐसा काम नहीं कर सकते। इस देखिए उसको कहते हैं दान दीजिए, आप चंदा दीजिए, दान से ही बनेगा। हम लोग दान ही देंगे अपना मंदिर बनाने में, उसी से बनेगा। ठीक है, बहुत सारे धार्मिक ट्रस्ट हैं जिनके पास हम लोग दान में पूर्व में देते हैं, वो पैसा देंगे। ठीक है, लेकिन सरकार जो है ये ऐसा काम नहीं कर सकती। और अनुच्छेद 28 है, वो क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट करें।
28 जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तब मूल अधिकारों पर लगे बंधन को संसद विधिमान कर सकती है। अब देखिए मार्शल लॉ की बात कौन करता है, तो अनुच्छेद 34 करता है। ठीक है, ये देखिए सशस्त्र बलों पर ये लागू होता है, जो हमारे आर्म फोर्सेज हैं उसके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कैंची चल सकती है, संसद उसको कैंची चला सकती है, जरूरी भी है। जैसे मान लीजिए राइट टू लाइफ सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और सशस्त्र बल वाले जो है उसमें देखिए अच्छी निद्रा का अधिकार। ठीक है, आपकी निद्रा का कोई भंग करे तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत में आता है, जीवन के अधिकार में शामिल है। तो आप कहेंगे कि किसी कोई लड़ाई लड़ रहा है भारत पाकिस्तान के बीच और कोई सैनिक कहे कि मुझे नींद आ रही है और ये आर्टिकल 21 है, उसका आप हनन नहीं कर सकते, इमरजेंसी तक नहीं कर सकते। तो वैसी स्थिति के लिए कहा गया उनके लिए अलग से है, उस वहां पे बंधन लगा सकता है, संसद विधि बना करके उस पर उनके अधिकारों का हनन कर सकती है। ठीक है, तो ये 34 यही कहता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, नीति निदेशक तत्व में अब तक कितनी बार संशोधन किए गए, तो अब तक 4 बार संशोधन किए गए। सी इज द करेक्ट आंसर। कब कब किए गए, तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 86 और 97, लास्ट वन 97 है। 97वां में किया गया सहकारी समितियों का जो यथा संबंध राज्य जो है बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, उसको उसका संवर्धन करेगा। 86 में देखिए आप बच्चों का ध्यान में रखिएगा, जो कि बच्चों का मैंने बताया था 86 की जो परिधि है फंडामेंटल राइट्स में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल 2002 में जोड़ा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी है। ठीक, तो 4 बार इसमें संशोधन हुए। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ठीक है, ये देखिए ध्यान में रखिए, देश के पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है, और वन जीवों की रक्षा, ये तीनों है। अब इसमें कुछ भी कर सकता है, निकाल के पूछ सकता है कि वन जीवों की रक्षा की बात कर रहा है, वो भी कह रहा, वनों के बारे में बात कर रहा, पर्यावरण के बारे में बात कर रहा है। 3 एस्पेक्ट्स है, तीनों के रक्षा के प्रयास करेगा। और किस में जोड़ा गया, 48 क में जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसी में पर्यावरण की बात की गई 48 क में। 43 जो है क क्या कहता है, 43 क क्या कहता, सी में जो उत्तर है 43 का, इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें जो है गया 43 क में जोड़ा गया वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, WPM को जोड़ा गया। ठीक है, और ख क्या कहता है, वो सहकारी समितियों का संवर्धन 43 ख में जोड़ा गया। ठीक है, तो आप मैं इतनी बातें मैंने कहा, समझाया आपको, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे। और जो फंडामेंटल राइट्स की जो बात है वो आप मैं बच्चों को जरूर कहूँगा कि जो बच्चे नए जुड़े हैं वो मेरे फंडामेंटल राइट्स वाले पे जा करके विस्तार से पढ़ें बेटा, तो आपको फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है फंडामेंटल राइट्स में। हाँ, फंडामेंटल राइट्स की एक बातें रह गई हैं जो अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं जल्द ही बना के भेजूंगा, और वो है केसेस के संबंध में। कई बच्चे ने कहा है कि सर केसेस वाले, तो इसीलिए कहा बेटा कि मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जोड़ करके और तब केसेस को डिस्कस करूं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी जो बच्चे कहें कि मुझे करें, तो फंडामेंटल राइट्स के केसेस के संबंध में मैं विस्तार से एक वीडियो में चर्चा करूंगा। वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनेगा जो बच्चे PCS और IAS की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे SSC और इनमें है, खासकर जो बच्चे अभी दरोगा और इस सब की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत कम उससे पेश केसेस में प्रश्न आएंगे। वो ज़्यादातर आपके इस आर्टिकल वाइज ही जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें वही सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। फिर भी मैं अपने बच्चों को चाहता हूं कि वो डेप्थ में पढ़ करके बिल्कुल तैयार हों। ठीक है, तो सुन लीजिएगा तो आपके अंदर में कॉन्सेप्ट बन जाएगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो कहीं ना कहीं काम ही आता है। ठीक है, चलिए, चलो धन्यवाद आपको।